उत्तर प्रदेश कानपुर के अंदर एक राजू बूट हाउस नाम की दुकान होती है जो काफी आलीशान बनी हुई थी और जिसके अंदर महंगे महंगे जूते चप्पल मिला करती थी। एक दिन उस बूट हाउस के मालिक का दोस्त, जिसका दूसरी जगह एक बूट हाउस है, वह उससे मिलने के लिए आता है और उसकी दुकान में बैठा बैठा इधर उधर नजर दौड़ा ही रहा था। तभी उसकी नजर पूजा घर में रखे हुए एक फ्रेम हुए कागज पर पड़ती है, जो कागज एक नॉर्मल सी कॉपी का था और जिस कागज के ऊपर किसी के पैरों के निशान बने हुए थे। उस सेठ ने उस कागज को फ्रेम करवाकर पूजा के घर में रखवा रखा था। अब जैसे ही वह व्यक्ति उस फ्रेम हुए कागज को देखता है तो अपने दोस्त से पूछने लगता है कि भाई, यह क्या है? कोई अलग से यंत्र बनवा लिया है क्या, जिससे दुकान अच्छी चलने लगे? अब इसके बाद जो उस बूट हाउस का मालिक होता है, वह उस फ्रेम की तरफ देखता है और उससे कहने लगता है कि यह साक्षात एक देवी के पैरों के निशान हैं, जो मुझे हाथ लग गई तो मैंने उन्हें यहाँ पर रख लिया। तो उसका दोस्त पूछने लगता है कि किस तरह से तुम्हारे हाथ लग गई और कौन सी देवी है भला? मैं भी तो जानूं इसके बारे में। आप जैसे ही वह बूट हाउस का मालिक इस कागज के पीछे की कहानी अपने उस दोस्त को सुनाता है तो वह भी फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि हाँ भाई, तूने सही कहा। जो कुछ भी तू सोच रहा है वह बिल्कुल सही है और मैं भी उस महिला से मिलना चाहूंगा। कौन थी वह महिला जिसके पैरों के निशान थे और क्या कहानी थी इस कागज के पीछे की, जो उसका दोस्त फूट फूट कर रोने लगा? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज्यादा बढ़ता रहे। और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाती रहूं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास ही के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर पति पत्नी है और जो पत्नी है वह प्रेग्नेंट है। पत्नी का नाम मीना है और पति का नाम महेश है। दोनों पति पत्नी इस बात से बड़े ही खुश हैं कि उनके यहाँ पर अब संतान का सुख होने वाला है, क्योंकि काफी दिन उसकी शादी को हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई है। मीना का जो परिवार है वह ज्यादा पैसे वाला तो नहीं है, लेकिन उसके पति इतना पैसा कमा लिया करते हैं कि जिससे उनके घर का गुजारा आराम से हो जाया करता है। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन अचानक से उसके पति की एक एक्सीडेंट से मौत हो जाती है और उसके बाद मीना घर के अंदर अकेली रह जाती है। अब जैसे ही मीना को यह सब कुछ मालूम होता है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन रोकर वह कर भी क्या सकती है? जो कुछ हो गया था उस पर ना तो उसका कोई कंट्रोल था और ना ही उसके अनुसार कुछ बदलने वाला था। इसके बाद वह जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी को जीने लगती है और कुछ दिनों बाद उसकी डिलीवरी का समय आ जाता है। जैसे ही उसकी डिलीवरी होती है तो उसको एक लड़का होता है और वह सोचने लगती है कि इसी लड़के के सहारे अपनी जिंदगी को व्यतीत कर लूंगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक तो अड़ोस पड़ोस वाले उनकी मदद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे पड़ोसी भी मदद करने से पीछे हट जाते हैं और अब मीना मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे का और अपना पेट पालने लगती है। समय बीतता है और समय के साथ साथ वह अपने बच्चे का नाम सचिन रखती है और सचिन को पढ़ा लिखाकर किसी नौकरी में लगाना चाहती है, ताकि उसका जीवन बेहतर हो सके और उसे मेहनत मजदूरी न करनी पड़े। उनके परिवार चार की हालत इतनी खराब होती है दोस्तों, जो मीना होती है वह अक्सर नंगे पैर रहा करती है। अपने बेटे के शरीर को ढकने के लिए वह उन पैसों को भी उनमें लगा दिया करती जिन पैसों से वह अपने लिए चप्पल खरीद सकती थी, लेकिन बेटे के लिए वह चप्पल तक भी नहीं खरीदती है और अपने बेटे का भरण पोषण करने लगती। धीरे धीरे करके मीना मजदूरी करती है और अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने लगती है। बच्चा स्कूल में पढ़ने लगता है और वह अपनी माँ की कंडीशन को भली भांति समझता है। जब वह 8 साल का था तो अपनी माँ के बारे में सारी बातें समझ गया था और वह देखा करता था कि उसकी माँ किस तरह से नंगे कांटों में दोपहरी में ऐसे ही काम करती रहती है, केवल उसका पेट पालने के लिए। तो वह अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, तुम ऐसा करो, इस बार मेरे लिए जूते मत खरीदना और अपने लिए चप्पल खरीद लेना। लेकिन उसकी माँ मना कर देती है और कहती है कि नहीं बेटा, मैं चप्पल जब तक नहीं पहनूंगी जब तक तू अच्छी तरह से कामयाब नहीं हो जाए। जब तू कामयाब हो जाएगा तो तेरी कमाई से मैं चप्पल पहनूंगी। इस बात को सुनकर बेटा और भी ज्यादा पढ़ाई लिखाई के लिए मोटिवेट हो जाता है और दिन रात एक करके पढ़ाई लिखाई में मेहनत करने लगता है। उसका एक ही मोटिव होता है
कि जैसे तैसे करके मैं अपनी पढ़ाई लिखाई करूं और एक ऐसी नौकरी प्राप्त कर लूं जिस नौकरी से मेरी माँ का जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगे। तब तक उसकी माँ मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद उसे अच्छे से पढ़ाने लिखाने लगती है। धीरे धीरे करके जो सचिन होता है वह 12वीं क्लास को कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद एक छोटा सा ऐसा कोर्स ढूंढता है जिस कोर्स को करने के बाद उसे फौरन से नौकरी मिल जाए और उसकी माँ को मजदूरी न करनी पड़े। तो उसे एक डिप्लोमा के बारे में पता चलता है, जिस डिप्लोमा को करने के बाद उसका नंबर कंपनी में आ जाएगा और 1 साल के अंदर वह डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सचिन उस पढ़ाई को करने लगता है और धीरे धीरे 1 साल भी व्यतीत हो जाता है। 1 साल बाद सचिन का डिप्लोमा जैसे ही कंप्लीट होता है तो उसके बाद वह इधर उधर कंपनियों में कोशिश करने लगता है और कोशिश करने के बाद उसकी नौकरी एक कंपनी में लग जाती है। जैसे ही उसकी नौकरी लगती है तो उसे इस बात की बड़ी ही खुशी होती है, क्योंकि अब फिलहाल वह अपनी माँ की उन ज़रूरतों को पूरा कर सकता है जिन्हें वह बचपन से देखते आया है कि उसकी माँ बिना चप्पल के घर के अंदर रहा करती है और जैसे तैसे करके उसका भरण पोषण कर रही है। अब जिस दिन सचिन को पहली सैलरी मिलने वाली थी, उस दिन सुबह सुबह सचिन अपने बिस्तर से खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। माँ के पास जाने के बाद वह उससे कहने लगता है कि माँ, तुम्हें कितने नंबर की चप्पलें आती हैं? आज मुझे सैलरी मिलने वाली है। और जैसे ही माँ को पता चलता है कि उसके बेटे की आज सैलरी आने वाली है, तो वह बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि बेटा तू ही अपने आप ले आना। मुझे नंबर का नहीं पता कि मुझे कौन से नंबर की चप्पल आया करती है। काफी दिन हो गए, काफी दिनों से मैंने पैरों में चप्पल पहनी नहीं है, तो नंबर का मुझे भला क्या पता होगा। इस बात को सुनकर जो बेटा होता है उसकी आंखें छलकने लगती हैं और इसके बाद वह एक तरकीब निकालता है। अपने कमरे में जाता है, वहां से एक रजिस्टर से एक पेज निकालता है और उस पेज को नीचे रखने के बाद अपनी माँ को उस पेज पर खड़ा होने के लिए कहने लगता है। तो माँ उससे कहती है कि बेटा तू ये क्या कर रहा है? तो वह कहता है कि माँ, मैं आपके पैरों के निशान ले रहा हूँ ताकि इनके हिसाब से मैं आपके लिए चप्पल खरीद सकूं, क्योंकि आज जब मुझे सैलरी मिलेगी तो सबसे पहले मैं आपके लिए चप्पल खरीदना चाहता हूँ ताकि आप अब नंगे पैर न चल सको, क्योंकि अब आपका बेटा कमाने लगा है। इस बात को सुनकर माँ की आंखें भी नम हो गई थीं और इसके बाद वह उस कागज पर खड़ी हो जाती है। जैसे ही माँ उस कागज पर खड़ी होती है तो बेटा पेन से अपनी माँ के पैरों के चारों तरफ एक लाइन खींच देता है, जिससे उसे अपनी माँ के पैरों के निशान मिल गए थे। और इसके बाद उस पन्ने को फोल्ड करके अपने पर्स के अंदर रख लेता है और वहां से सीधा अपनी कंपनी में चला जाता है। कंपनी में जाने के बाद वह दिन भर काम करता है और शाम के समय वहां का मालिक उसे सैलरी दे देता है। सैलरी उसकी ज्यादा नहीं थी, लगभग 8,000 रुपए थी, लेकिन यह 8,000 उसकी खुद की कमाई थी, जिस कमाई के कारण अब उसकी माँ को काम नहीं करना पड़ेगा, तो वह बड़ा ही खुश होता है। इसके बाद वह कानपुर के बस स्टैंड पर जाता है और वहां पर एक अच्छी सी जूतों की दुकान ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते उसे एक दुकान दिखाई देती है जिस पर लिखा हुआ था राजू बूट हाउस। और देखने में वह दुकान काफी ज्यादा बड़ी प्रतीत हो रही थी और वहां पर काफी अच्छे अच्छे जूते चप्पल रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही सचिन उस दुकान की तरफ बढ़ता है तो वह व्यक्ति शटर को डाउन करने लगता है। तो एकदम से सचिन भागा द्वारा उसके पास पहुंचता है और उसको दुकान बंद करने से रोकता है। अब जैसे ही उस दुकान का मालिक देखता है कि कोई ग्राहक आया है तो वह शटर को नीचे करना बंद कर देता है और उससे पूछता है कि हाँ भाई, बताओ क्या बात है। तभी वह हाँफते हुए कहता है कि साहब, मुझे एक जोड़ी चप्पल चाहिए, क्या आप मुझे चप्पल दे सकते हो? अच्छे से लेडीज चप्पल मुझे चाहिए। इस बात को सुनकर बूट हाउस वाला कहता है कि हाँ भाई, मिल जाएंगे, क्यों टेंशन लेते हो, इतनी बड़ी दुकान खोल रखी है। ऐसा कहकर उस दुकान का मालिक सचिन को उस दुकान के अंदर ले जाता है और वहां पर उससे पूछने लगता है कि तुम्हें किस तरह की चप्पल चाहिए और कितनी रेंज तक की तुम्हारी चलेगी। तो जो सचिन होता है वह बड़े ही सहज स्वभाव से कहता है कि भाई साहब, आपकी दुकान में जितनी भी महंगी से महंगी लेडीज चप्पल हो, उस चप्पल को मुझे दिखा दो और उसी को मैं खरीदना चाहूंगा। इसके बाद जो उस दुकान का मालिक होता है एक बार तो सचिन की तरफ देखता है, क्योंकि उसके कपड़ों से लग नहीं रहा था वह इतनी महंगी चप्पल खरीद सकता है। फिर भी वह दुकानदार सचिन की भावनाओं की कद्र करता है और उसे अपनी दुकान की सबसे महंगी चप्पल दिखा देता है। सचिन उस चप्पल को हाथ में लेकर देखता है और कहता है कि भाई साहब, कितने रुपए की होगी?
तो वह कहने लगता है कि भाई साहब यह 800 रुपये की होगी। तो अब जो सचिन होता है वह कहता है कि ठीक है, अच्छी चप्पलें हैं और यही मुझे लेनी है। इसके बाद जो दुकानदार होता है वह उससे पूछने लगता है कि आपको कौन से साइज की चप्पलें चाहिए। तो जो सचिन होता है अपने पर्स को खोलने लगता है और उसमें से उस पेपर को निकालने लगता है। इतनी ही देर में जो दुकानदार है वह दोबारा से पूछने लगता है कि भाई साहब, आप ये बताओ कि आपको कौन से साइज की चप्पलें चाहिए। तो सचिन कहता है कि ठहरो भाई, रुको, जरा इसके अंदर साइज है और उस साइज को मैं आपको दिखाता हूं। इसके बाद दुकानदार जिज्ञासा भरी दृष्टि से सचिन की तरह देखने लगता है और जैसे ही सचिन उस पेपर को निकालकर उसके सामने खोलता है तो दुकानदार एकदम से हैरान हो जाता है। वह कहने लगता है कि भाई साहब, मुझे तो आप पढ़े लिखे प्रतीत हो रहे हो, फिर आपको ऐसे साइज लाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। तो उसके बाद जो सचिन होता है वह उसे बताता है कि साहब, ये मेरी माँ के पैरों के नीचे निशान है। मेरी माँ ने आज तक कोई चप्पल पहनी नहीं है जो उनके चप्पलों का साइज मुझे पता होगा। इसी वजह से मैं उनके पैरों की आउटलाइन बनाकर लाया हूं। आप इनके हिसाब से मुझे चप्पल दे दीजिए। दुकानदार जब इस बात को सुनता है तो उसे इंटरेस्ट आने लगता है और वह सचिन से उसकी माँ के बारे में पूछने लगता है। कहता है कि भाई चलो, वो बात तो ठीक है, तुम्हारी माँ ने चप्पल नहीं पहनी है। क्या कोई उन्होंने मन्नत मांगी थी या कोई ऐसी मजबूरी थी जिस वजह से वह चप्पल नहीं पहन पाई। तो जो सचिन होता है अपनी और अपनी माँ की पूरी कहानी उस दुकानदार को बैठकर सुनाने लगता है। कहता है कि मजबूरी केवल इतनी ही थी कि उन्हें अपने बेटे का पेट पालना था और पेट पालने के लिए ही उन्होंने चप्पल नहीं पहनी। जो भी चप्पल के लिए वह पैसे अपने पास रखा करती, उन पैसों से मेरे लिए सामान ले आया करती और बचपन में कभी भी किसी भी चीज के लिए मैं जिद किया करता तो उस जिद को मेरी को पूरी कर दिया करती। लेकिन अपनी जिंदगी में आज तक मैंने उन्हें कभी चप्पल पहनते हुए नहीं देखा है और वह धूप में और कांटों में इसी तरह से नंगे पैरों से काम करती रहती हैं। इस बात को सुनकर जो दुकानदार होता है वह भावुक हो जाता है और उसकी आंखें टपकने लगती हैं। जैसे ही सचिन उस दुकानदार को रोते हुए देखता है तो उसे पूछने लगता है कि भाई साहब, आप इस तरह से क्यों रो रहे हो। तो दुकानदार कहता है कि भाई, आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपको माँ मिली है, लेकिन जिनकी माँ नहीं होती उनको ही पता होता है कि माँ ना होने का क्या गम होता है। दरअसल जो यह दुकानदार है, इसकी माँ उसको बचपन में छोड़कर जा चुकी थी। उसके बाद यह माँ की कमी बार बार महसूस किया करता था और आज जब सचिन ने इसे अपनी कहानी सुनाई है तो उस माँ के अंदर उसे देवी का प्रारूप दिखाई देता है और इसी वजह से वह फूट फूट कर रोने लगा था। सचिन दुकानदार को समझाता है और कहता है कि भाई साहब, मेरी बस के जाने का टाइम हो रहा है। अब फौरन से मुझे चप्पल निकाल कर दे दीजिए ताकि मैं अपनी माँ को यह खुशखबरी दे सकूं, क्योंकि आज मुझे सैलरी मिली है और सैलरी मिलने के बाद मैं अपनी माँ को सबसे पहला तोहफा यही देना चाहता हूँ। इसके बाद दुकानदार उस साइज के हिसाब से सचिन की माँ की चप्पल निकाल देता है और उसको देकर वहां से जाने के लिए कह देता है। लेकिन जैसे ही सचिन दरवाजे की तरफ बढ़ता है तो एकदम से दुकानदार उसको रोकता है और कहता है कि ठहरो भाई, 1 मिनट रुक जाओ। उसके बाद जो दुकानदार होता है अपनी दुकान में से उसी तरह की एक जोड़ी चप्पल और निकालता है और उसको देता है। कहता है कि ये लो भाई, ये तुम्हारी माँ के लिए मेरी तरफ से तोहफा है और माँ से कह देना कि जीवन में कभी भी अब उसे ऐसे नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक बेटा नहीं है, उसके 2 बेटे हैं। इस बात को देखकर सचिन हैरान तो होता है, क्योंकि उसने अक्सर सुना था कि अमीर लोग गरीब लोगों पर ज्यादा रहम नहीं किया करते। लेकिन यहाँ पर इतने बड़े शोरूम के मालिक ने उसे एक जोड़ी चप्पल, जिनका मूल्य 800 रुपये है, वह ऐसे ही दे दी थी। लेकिन फिर भी वह वहां से जाने लगता है तो वह शोरूम का मालिक उसे रोकता है और कहता है कि भाई, एक छोटी सी गुजारी थी। तो सचिन उससे पूछने लगता है कि बताइए क्या गुजारिश थी। तो वह कहने लगता है कि आपकी माँ के पैरों के निशान जिस पेपर पर है, क्या वह पेपर मुझे मिल जाएगा। तो इस बात को सुनकर जो सचिन होता है फौरन से अपने बटुए से वो पेपर निकालता है और कहता है कि ये लो भाई, आप बेशक से रख लो और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। उस पेपर को देते हुए सचिन वहां से अपनी बस पकड़ता है और बस पकड़ने के बाद सीधा अपने घर पहुंच जाता है। घर जाकर अपनी माँ को चप्पलों को दे देता है और दूसरी चप्पलों को भी दिखाता है। माँ जब पूछती है कि बेटा, ये 2 जोड़ी चप्पल क्यों लेकर आए हो, तो वो कहने लगता है कि माँ, ये एक तो मेरी तरफ से है और ये दूसरे तुम्हारे दूसरे बेटे की तरफ से हैं।
तो माँ पूछने लगती है कि दूसरा बेटा कौन है। तो उस दुकानदार के बारे में पूरी कहानी अपनी माँ को बता देता है और कहता है कि जिस पेपर पर सुबह में तुम्हारे पैरों के निशान बनाकर ले गया था, उस पेपर को उसने अपने पास रख लिया है। इस बात को सुनकर माँ को बड़ी ही हैरानी होती है और वह सोचने लगती है कि भला वो मेरे पैरों के निशान का क्या करेगा। तो सचिन बता देता है कि माँ उसकी माँ नहीं है और उसने कहा था कि आपके अंदर उन्हें देवी का रूप दिखाई देता है, और वह कहता है कि आज से आप ही मेरी माँ हो। माँ इस बात पर ज्यादा गौर नहीं देती और कहती है कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम अपने काम को अच्छी तरह से करो और अब जिंदगी को और भी ज्यादा बेहतर बनाओ। इसके बाद जो वह दुकानदार होता है उन पैरों के निशान को अपने मंदिर में रख देता है और दूसरे दिन उस पेपर को ले जाकर उसको एक फ्रेम में लगवा देता है। फ्रेम में लगने के बाद उसने उसे पूजा के घर में रख दिया था और रोज सुबह शाम उसकी पूजा किया करता। अब ऐसे ही करते हुए संडे आ जाता है। संडे को मार्केट क्लोज रहा करती है। तो वह जो दुकानदार होता है वह सोचता है कि क्यों ना उसकी माँ से मिला जाए, क्योंकि जब उसने अपनी कहानी सुनाई थी तो अपने गांव का नाम और एड्रेस भी बता दिया था। तो इसके बाद जो वह बूट हाउस का मालिक होता है वहां से सीधा उसके गांव में पहुंच जाता है और ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच गया था। घर के अंदर उसे दोनों माँ बेटे मिलते हैं और जैसे ही वह दुकानदार उस माँ को देखता है तो एकदम से जाकर उनके चरण छू लेता है और आशीर्वाद देने के लिए कहने लगता है। अब माँ इस बात को देखकर बड़ी ही हैरान होती है, लेकिन सचिन को पता था कि यह कौन है और किस वजह से यहाँ पर आया है। उसके बाद माँ कहने लगती है कि बेटा तुम कौन हो और इस तरह से मेरे पैर क्यों छू रहे हो। तो उसके बाद वह दुकानदार बता देता है कि माँ मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने आपके लिए चप्पलें भेजी थीं और मेरा शहर के अंदर एक बूट हाउस की दुकान है। इस बात को सुनकर माँ उन्हें बैठाती है और बैठाने के बाद उससे बात करने लगती है। बातों ही बातों में वह अपने पूरे जीवन की कहानी उस माँ को बता देता है और कहता है कि माँ बचपन से मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, लेकिन जब आपका बेटा आपके पैरों के निशान लेकर मेरे पास पहुंचा और उसने अपनी कहानी मुझे बताई तो मुझे लगा कि माँ का प्रारूप ऐसा ही होता है। वह बच्चे के लिए कितने सारे बलिदान दिया करती है। इस बात को सुनकर माँ को भी अपने बीते वो दिन याद आ गए थे, जिन दिनों में उसने अपने बेटे के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया था और अपनी जिंदगी तक को दांव पर लगा दिया था। अक्सर जब माँ बीमार हो जाया करती तो अपनी दवाइयों तक के पैसों को अपने बेटे की परवरिश में लगा दिया करती और ऐसी छोटे मोटे नुस्खे अपनाकर अपनी बीमारी को ठीक किया करती। वह भी फूट फूट कर रोने लगती है और उन सभी के साथ सचिन भी बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद जो वह बूट हाउस का मालिक होता है वह बार बार उस बुजुर्ग महिला से मिलने के लिए आ जाया करता और वहां पर घंटों तक बैठकर उससे बातें किया करता। वह अपनी फैमिली को भी वहां पर लाता है और दोनों के घर जैसे रिश्ते बन जाते हैं। एक दिन वह अपनी दुकान में बैठा हुआ था और तभी उसका एक दोस्त जो कि बूट हाउस चलाया करता है वह उसके पास आता है और इन पैरों के निशान के बारे में पूछने लगता है। तो वह बूट हाउस का मालिक उसे पूरी कहानी बता देता है और कहानी को सुनने के बाद उसकी आंखें भी नम हो गई थीं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जहां पर एक माँ ने अपने बेटे की परवरिश के लिए नंगे पैर रहकर मजदूरी की और जब बेटा बड़ा हो गया, कमाने लायक हो गया, तो उसके बाद बेटे ने माँ के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आप क्या कहना चाहते हो सचिन के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उस माँ मीना के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उस बूट हाउस के मालिक के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।